नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका 10 मार्क्स में आता है, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आज की क्लास में हम भारत की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिहाज से, और यूपी ट्रिपल एस सी में तो पूरा नाम से टॉपिक दे रखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके भरते हैं ज्ञान की महासागर आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय वास्तुकला। अब सबसे पहले हम भारतीय वास्तुकला के बारे में देखेंगे। तो ये जो वास्तुकला शब्द है, इसको इंग्लिश में आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैप्टन से बना हुआ, लैटिन भाषा के लैप्टन से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है निर्माता। स्पष्ट है, जब से मनुष्यों ने निर्माण कार्य शुरू किया तभी से वास्तुकला का जन्म हो गया। मतलब जब से शुरुआत कर दोगे तभी से निर्माण कार्य शुरू किया गया, तभी से वास्तुकला का जन्म हो गया। प्राचीन हड़प्पा घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक वास्तुकला का वर्गीकरण हुआ है। यथा हड़प्पा कालीन, मौर्य कालीन, ठीक है, मौर्योत्तर, गुप्त कालीन, दक्षिण भारत की कलाएं, संतलत कालीन, ठीक है, मुगल कला, संतलत कालीन, मुगल कला, इंडो ग्रोथिक शैली और नव रोमन शैली। तो समय समय पर टाइम पीरियड जैसे चेंज होगा तो उसी के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है वास्तुकला का। अब बात करते हैं, सबसे पहले सभी टाइम पीरियड्स की हम वास्तुकला देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हड़प्पा काल व वास्तुकला। इस काल की वास्तुकला उत्कृष्ट थी। कैसी थी? उत्कृष्ट थी। नगर आयताकार ग्रिड पर आधारित थे। ठीक है, आयताकार थे नगर। सड़कें समकोण पर काटती थी, मतलब ऐसा था कि इस तरह से सड़कें आपस में काटती थी। नालियों की उत्कृष्टता व्यवस्था थी। ठीक है, नालियां बिल्कुल सही बनी हुई थी, बिल्कुल उत्कृष्ट थी, सड़क के किनारों पर बनी हुई थी। हड़प्पा काल के नगर दो भागों में विभाजित थे, गढ़ और निचला नगर। ठीक है, गढ़ मतलब ऊंचे लोगों का, निचला छोटे लोगों का। गढ़ से में शायद शासक वर्ग रहते थे और निचले वर्ग में श्रमिक वर्ग रहते थे। हड़प्पा काल के उत्कृष्ट निर्माण में क्या क्या है, मतलब हड़प्पा काल से कौन कौन सी उत्कृष्ट निर्माण वास्तुकला मिली है? तो वो मिली है, बृहत स्नानागार मिला है, प्राचीन भवन मिला है, स्तंभों वाला एक हॉल मिला है और एक अन्नागार प्रमुख मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा मूर्तियां और मृदभाण मिले हैं। तो देखते हैं मोहरें। सिंधु सभ्यता में विभिन्न आकार की मोहरें मिली हैं, वर्गाकार, त्रिकोण, मतलब तीन, मतलब वर्गाकार तो ये चारों तरफ भुजाएं एक सी होती हैं। आप मैथ के स्टूडेंट होंगे, बहुत से लोग तो सभी जानते होंगे। त्रिभुजाकार होती हैं। आयताकार में क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। और वृत्ताकार में क्या होता है? गोल होती हैं। तो ये इस तरह की मोहरें इसमें मिली हैं। मोहरें बनाने में अधिकांश मुलायम और स्टे टाइट का प्रयोग किया जाता था। मोहरों पर चित्रात्मक की लिपि में मुद्रा के लेख होते थे, मतलब चित्र छपे होते थे। ठीक है, प्रमुख मोहरों में पशुपति की मोहर, यूनिकॉर्न वाली मोहर प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसे लुप्त मोम तकनीकी से बनाया गया। कैसी मोम से बनाया गया? लुप्त मोम। यह मूर्ति विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। ठीक है, कौन सी? कांसे की नर्तकी। टेराकोटा मूर्तियों जो पकी हुई मिट्टी की बनती थीं, गुजरात और कालीबंगा से मिली हैं। उदाहरण के लिए मरात देवी, सिंग वाले देवता का मुखौटा आदि। ये मृदभांड क्या है? सादा मृदभांड और चित्रित मृदभांड। ठीक है, सादा जो होता है वो लाल और काला मृदभांड होता है, लाल और काले रंग का। और चित्रित मृदभांड होता है, उसमें वृक्ष, पशु और पक्षी की क्या बनी होती हैं? आकृतियां बनी होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आभूषण की बात कर लेते हैं। पुरुष व महिला दोनों दोनों लोग क्या क्या पहनते थे? कंठाहार पहनते थे, पट्टिका पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे और अंगूठी पहनते थे। जबकि करधनी, झुमके, पायल, ये सब कौन पहनते थे? केवल महिलाएं पहनती थी। अब बात करेंगे मौर्य काल
व स्थापत्य कला, ठीक है। मौर्य काल में कैसी स्थापत्य कला थी वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस काल में मिला लकड़ी का विशाल महल एक उत्कृष्ट रचना है। मेगस्थनीज ने इसे मानव जाति का सबसे बड़ी रचनाओं में से एक बताया, ठीक है। मानव जाति की क्या बताई, सबसे बड़ी रचना बताई है। मौर्य काल में स्तंभों का प्रयोग राजकीय प्रतीक, युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में राजकीय उपदेश के प्रचार हेतु किया जाता था, ठीक है। स्तंभ जो बनाए जाते थे वो इसलिए बनाए जाते थे कि कहीं पर जीत हो, कोई प्रतीक बनाने के लिए इसका यूज होता था। ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रशस्त से बनाए जाते थे। इसके 4 भाग होते थे, शीर्ष, शीर्ष पुलक, मूर्ति एवं लंबा मूठ, एक शश पत्थर का, ठीक है। एक ही पत्थर इसमें यूज किया जाता था। प्रमुख स्तंभों में वाराणसी का सारनाथ स्तंभ, चंपारण का लौरिया नंदन गण स्तंभ आदि प्रसिद्ध हैं। स्तूप ऐसे स्थान थे जहां मृतकों के अवशेष और राखों को रखा जाता था। बुद्ध के अवशेषों पर अशोक ने 9 स्तूप बनाए। क्या बनाए, कितने, 9 स्तूप बनाए हैं। सबसे पहला राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलमकप्प, रामग्राम, बेठ पीड़, पावापुरी और कुशीनगर और पीपली वन, ये आपके 9 हो गए। देखो 1, देखो मैं काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और लास्ट है आपका पीपली वन 9, ठीक है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं हम फटाफट से। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, जो सांची में बना हुआ है स्तूप, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश के सारनाथ का जो स्तूप है वो सबसे प्राचीनतम स्तूप है, ठीक है। गुफा स्तंभ कला, मौर्य काल की गुफाओं में अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें व आयताकार द्वार होते थे, ठीक है। द्वार कैसे होते हैं, आयताकृत होते थे, ठीक है, इस तरह से। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा बरबार व नागार्जुनी गुफाओं के निर्माण कराया गया। मौर्य काल के मृदभांड को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड MPBW के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे हम मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। इस काल में भी गुफाओं का निर्माण जारी रहा। गुफाओं में चैत्य व विहार का विकास देखा गया। उदाहरण के लिए कार्ले का चैत्य हॉल, अजंता की गुफाएं जो कि 29 गुफाएं हैं इसमें, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं और उड़ीसा की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुफा अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस काल के प्रमुख स्तूपों में मध्य प्रदेश की भरहुत का स्तूप, सांची के स्तूप का तोरण आदि प्रसिद्ध हैं। इस काल में मूर्ति कला की 3 शैलियों का विकास हुआ है अलग अलग स्थानों पर। पहली है गांधार, फिर मथुरा, फिर अमरावती शैली, ठीक है। 3 शैली हैं इस काल में, तो वो देख लेते हैं फटाफट से। गांधार, मथुरा और अमरावती। तो देखिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो गांधार शैली है वो भारतीय और यूनानी के प्रभाव से है, और मथुरा शैली शुद्ध देशी, अमरावती शुद्ध देशी। जो गांधार शैली है वो धूसर बलुआ प्रशस्त का उपयोग होता था। इसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रशस्त का प्रयोग होता था, और इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग होता था। किसमें, अमरावती में। गांधार शैली में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इसमें तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रभाव था, और इसमें केवल अमरावती में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, ठीक है। संरक्षक कौन थे इसके, कुषाण वंश के थे गांधार शैली के, और हमारी मथुरा शैली के कुषाण थे, और अमरावती के सातवाहन वंश के थे। इसका जो एरिया था पश्चिमोत्तर था। इसका एरिया मथुरा सौंक के आसपास का एरिया था, और इसका एरिया कृष्णा गोदावरी घाटी के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। अब बात करेंगे हम बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान मुद्रा, ध्यान करते हुए अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, वरद मुद्रा और कर्ण मुद्रा और वज्र मुद्रा, ठीक है। ये इसकी भगवान बुद्ध की कुछ मुद्राएं दे रखी हैं। आगे है गुप्त काल। तो गुप्त काल की बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। गुप्त काल, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बात क्या है, भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग बोला जाता है किसे, गुप्त काल को। गुप्त काल की गुफाओं में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ, जूनागढ़, नासिक इत्यादि प्रमुख हैं। गुप्त काल के मंदिरों के निर्माण में विभिन्न शैलियों का प्रचलन था। इसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली और होयसल शैली, विजयनगर शैली, पाल शैली इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर भारत की नागर शैली
और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली जो थी वो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख हैं। अन्य शैलियां क्षेत्रीय शैलियों में भी प्रचलन हुआ है। ठीक है। गुप्त काल के राजकीय धर्म कौन कौन से थे? वैष्णव धर्म और राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इनका जो धर्म था वो वैष्णव धर्म था और राजकीय जो चिन्ह था वो गरुड़ था। उच्च काल इस काल में उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महिलाएं निम्न वर्ग और प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में पशुपत संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। इस दौरान शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव की मूर्तियां मानव आकार में और लिंग रूप में बनी। ठीक है, गुप्त काल में। अब बात करते हैं हम लोग स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण। ज्यादातर मंदिर चबूतरों पर बने होते थे और मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाती थीं। सांची का मंदिर गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। देवगढ़ के मंदिर में प्रथम बार शिखर और भीतरी गांव के मंदिर में प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया गया। नचाना कुठार का पार्वती मंदिर, यह पन्ना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पार्वती का मंदिर यह बोला जाता है। भूमरा मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भीतरी गांव का शिव मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे सुंदर उदाहरण दशावतार मंदिर में स्थित है, जो विष्णु की प्रतिमा कही जाती है। काशी से श्री कृष्ण की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। किसने? श्री कृष्ण जी ने। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य अजंता व बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए ये जो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया है, तो ये प्रतिमा कहाँ से साक्ष्य इसका मिला है? तो ये मिला है हमें काशी से मिला है। अब बात करेंगे मध्यकालीन भारत में वास्तुकला। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में वास्तुकला हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट जरूर लिख दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकाल में भारत एवं मुस्लिम शासकों का प्रभाव था। वास्तुकला में व्यापक परिवर्तन आए। ठीक है, मतलब जिसका प्रभाव चलेगा, जो शासक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या चलेगी? स्थापत्य कला, सारी चीजें सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विशेष था इसमें, यहाँ पे मेहराब और गुंबदों का ज्यादातर प्रयोग किया गया। मेहराबदार शैली का प्रयोग किया गया। मीनारें यूज होती थी। इसमें जो बनी थी इमारतें वो विशाल थी, व्यापक थी और बृहद थी। मानव एवं पशु आकृति से बचा गया। ठीक है, इसमें यूज नहीं किया गया। इनके स्थान पर सुलेखन का प्रयोग किया गया। इसमें जो है जालीदार काम बहुत हुआ, जाली का जटिल काम यूज हुआ। इसमें चार बाग की शैली और पानी का भरपूर यूज किया गया। मतलब जितने भी बाग बनाए गए वहां पर पानी का विशेष यूज किया गया, मतलब एकदम प्राकृतिक बनाया गया। आगे चलते हैं हम लोग। मध्यकाल की प्रमुख वास्तुकला एवं निर्माण, किस किस ने कौन कौन सी निर्माण की थी वो हम देखते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार व अलाई दरवाजा, ये सब बनाए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अटाला मस्जिद और जौनपुर, ये बनाए शर्की शासक ने। गोल गुम्बद आदिल शाह का मकबरा, ये बनाया आदिल शाही वंश ने। आगरा का किला, ये अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, ये सब भी अकबर ने बनाया। हुमायूं का जो मकबरा है वो गुलबदन बेगम ने बनाया है। ठीक है ना। देखिए मैं गलत बोल गया जल्दबाजी में। हुमायूं का जो मकबरा है वो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। ठीक है, मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम ने बनाया और हुमायूं नामा एक पुस्तक है वो जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम ने ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा जो बनवाया है हमारा, किसने बनवाया है? नूरजहां ने, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। ताजमहल हमारा ये सभी जानते हैं शाहजहां ने बनवाया। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, ये बनवाया हमारा औरंगजेब ने। जो बीवी का मकबरा है, मतलब जो बीवी है वो औरंगजेब की पत्नी थी, तो उसका मकबरा इन्होंने बनवाया। अब बात करते हैं आधुनिक वास्तुकला का। ठीक है, तो आधुनिक वास्तुकला की बात कर लेते हैं फटाफट से। आधुनिक वास्तुकला पर पाश्चात्य प्रभाव था। ठीक है, पश्चिमी प्रभाव था। इस दौरान वास्तुकला इंडो ग्रॉथिक शैली, नवरोमन शैली, इन दोनों पर आधारित थी। विक्टोरिया मेमोरियल व सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता इंडो ग्रॉथिक शैली के प्रमुख रचना है। ठीक है, नई दिल्ली में एडविन लूटियन
और हर्बर्ट बेकर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संसद, ठीक है, ये दोनों बनाई गई थी। अब बात करेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में। सर्वप्रथम चित्रकला चट्टानों पर की गई। किस पे की गई? सबसे पहले चट्टानों पर की गई, जिसे पेट्रोगिल्फक्स कहा गया। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का पहला समुच्चय मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में खोजा गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ 500 से अधिक शैल चित्रकला मिली हैं। वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। भारत में भित्ति चित्रकला प्राचीन काल से ही भारत में अस्तित्व में रहे हैं और इनकी तिथि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व व 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आकी गई है। भित्ति चित्रों को अजंता गुफा, रावण छाया गुफा आश्रय, बाघ, एलोरा और कैलाशनाथ मंदिर जैसे स्थानों में देखा जा सकता है। इन गुफाओं में चित्रों के विषय 3 धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित हैं। ये चित्र फ्रेस्को चित्र टेम्पेरा चित्र शैली का प्रयोग करके बनाए जाते थे। ये अत्यधिक विशाल और बृहद होते थे। कैसे होते थे? ये बहुत ज़्यादा बड़े और विशाल होते थे। अब बात करेंगे हम लघु चित्रकला के बारे में। मैन्यूचर शब्द जो है वो लैटिन का मिनियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। ठीक है, लाल रंग का शीशा। लघु चित्र यानी कि मैन्यूचर छोटे और विस्तृत विवरण वाले होते थे। अब बात करते हैं हम प्रमुख शैलियों के बारे में। प्रमुख शैली पढ़ने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे पता पड़ेगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रमुख शैली। पाल शैली क्या है? इस शैली का विकास 750 से 1150 ईस्वी के दौरान हुआ था। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, आपके समझ में आएगा। ये चित्र पांडुलिपियों के अंग के रूप में मिलते हैं। इन्हें ताम्रपत्र और चम्रपत्र मतलब ताड़ के जो पत्र होते हैं ना, ताड़ के पत्ते, और चर्मपत्र मतलब चमड़े के पत्तों पर इन्हें बनाया गया है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा व कुछ शासकों के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था। विशेषता क्या थी इस पाल शैली की? ये लहरदार रेखा और शांत पृष्ठभूमि की होती थी। आगे चलते हैं हम लोग। अब भ्रंश शैली के बारे में पढ़ते हैं। ये जो शैली है ये गुजरात और राजस्थान व मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। इसका टाइम पीरियड है 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक। पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख चित्रकला शैली मानी जाती है। इस शैली के प्रमुख विषय हैं जैन धर्म और आगे इसे वैष्णव पंथ में भी अपनाया गया। अब बात करेंगे हम, देखो लघु शैली चली, अब सब में लघु शैली कहाँ पे यूज हुई है वो देखी जाएगी। मुगल काल की लघु चित्रकला। मुगल काल में चित्रकला शासक की महिमा का खंडन करते थे। मतलब सीधी सी बात है, जिसका टाइम पीरियड चलेगा उसी की महिमा गाई जाएगी, और जो उसके राज्य में जो लोग रह रहे हैं, जो चित्रकार रह रहे हैं, तो वो सीधी सी बात है वो अपने क्या नाम है स्वामी या अपने राजा के ही बारे में गुणगान करेंगे। तो सीधी सा है कि महिमा किसकी खंडन हो रही थी? उसी शासक की हो रही थी। इनके विषय में आखेट के दृश्य, ऐतिहासिक घटनाएं और दरबार से संबंधित चित्र पर केंद्रित बने हुए थे। मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर ने फारसी कलाकार बेहजाद को संरक्षण दिया। इसके जो चित्रकला का चित्रकार था वो कौन था? बेहजाद था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हुमायूं ने अबू समद और मीर सैयद अली नामक 2 चित्रकारों को क्या दिया थे? सेवाएं दी थी इन्होंने हुमायूं के शासन काल में। देखो ये इंपॉर्टेंट है। 10 बसंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासन काल में अपनी परम प्रकाष्ठा पर थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो चित्रकला थी वो किसके शासन पीरियड में चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के शासन के पीरियड पर। जहांगीर के स्वभाव से कैसा था? प्रकृतिवादी था। वनस्पतियों और जीवों यानी पक्षियों, पशुओं, वृक्षों और फूलों के चित्र को प्राथमिकता ये देता था। जहांगीर के शासन काल में सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? उस्ताद मसूद थे। ठीक है, कौन थे? उस्ताद मसूद। अब बात करेंगे हम कला एवं अन्य क्षेत्रीय शैलियों के बारे में। राजस्थान शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली और कांगड़ा शैली। दक्षिण भारत की लघु चित्र कौन कौन से हैं? तंजौर चित्रकला और मैसूर चित्रकला।
मधुबनी चित्रकला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। बिहार के मधुबनी व आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा शुभ कार्यों के अवसर पर इस चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस राज्य में होती है? बिहार राज्य में होती है। भारतीय नृत्य विधाएं। अब डांस की बात करेंगे, कौन कौन सी नृत्य विधाएं हैं हमारे भारत में। भरत मुनि के ने भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र इसी से संबंधित है, ठीक है। संगीत, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो नाट्य शास्त्र लिखी है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, ठीक है। कितनी 8 विधाएं हैं? 8 शास्त्रीय। सबसे पहले है भरतनाट्यम, फर्स्ट नंबर की भरतनाट्यम है। सीधी सी है। भरतनाट्यम किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होता है, आपको सबको पता होगा। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर नर्तकों और देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति के शादिर से हुई है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम डांस है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दासी अट्टम। कलाकार, कलाकार कौन कौन से हैं इसके? यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणाली साराभाई। सेकंड नंबर का डांस है हमारा कुचिपुड़ी। ये हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। विशेषता है इसकी, नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका निभाता है। नर्तक हो या नर्तकी हो, अपने पैरों की अंगूठों की सतह पर चित्र खींचते हैं, मतलब पैरों की जो उंगलियां होती हैं और अंगूठे होते हैं उनसे क्या खींचते हैं? चित्र बनाते हैं। कलाकार कौन कौन से? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। देखो रेड्डी के नाम से सिंपल सा याद रहेगा, और दूसरा नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। थर्ड हमारा नृत्य है कथकली। कथकली कथकली हमारा केरल में होता है। अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष के भव्य निरूपण होता है। यह सिर्फ पुरुष मंडलियों के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल पुरुष भाग लेते, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कलाकार हैं इसके गुरु कुचू कुरूप और रीता गांगुली। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी ओट्टम। ये भी हमारा केरल राज्य में ही होता है। यह सामान्यतः नृत्यगानाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है, करा जाता है, नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में लास्य पहलू सौंदर्य और ललितमय का प्रमुख होता है। नृत्य संगीत और गीत के साथ यह होता है। कलाकार हैं इसके सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसी। 5वें नंबर का नृत्य हमारा ये उड़ीसी। देखो नाम से ही सिंपल है, उड़ीसी उड़ीसा राज्य में होता है। गुरु पंकज चरण दास और सोनल मान सिंह इसके नृत्यक हैं। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी सिंपल है, मणिपुर में होता है। इसके जो कलाकार हैं वो छावरी बहनें नयना, सुरवणा, रंजना और दर्शना, ये झावेरी बहनें हैं, ठीक है, ये इसके कलाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। विशेषता है इसकी, कथक में जटिल पद चालन और चक्रों का प्रयोग होता है। कथक की जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के साथ होती है। इसके कलाकार हैं बिरजू महाराज, लक्षू महाराज और सितारा देवी। नेक्स्ट है हमारा सत्रिया। ये हमारा असम राज्य में होता है। इसे विकसित करने का जो श्रेय है वो वैष्णव संत शंकर देव को है। क्या है? शंकर देव। अब बात करेंगे लोक नृत्य, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। छऊ हमारा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है। गरबा हमारा गुजरात में होता है। तरंग मेल गोवा में, घूमर और गणगौर राजस्थान में, कालबेलिया राजस्थान में, चरवा हिमाचल प्रदेश में, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में, रासलीला उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में होता है, दादरा उत्तर प्रदेश में, जावरा मध्य प्रदेश में, डांडा जात्रा उड़ीसा में, बिहू असम में, कुम्मी केरल और तमिलनाडु में, कारचा नाच छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, राउत नाच छत्तीसगढ़ में और चेराव मिजोरम में होता है। ठीक है, तो ये हमारे लोक नृत्य हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। अब हम बात करेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बारे में जो यूनेस्को की सूची में, ठीक है, यूनेस्को की सूची में कौन कौन से है। तो 14 अमूर्त विरासतें हैं। पहला है हमारा वैदिक तप की परंपरा, सेकंड है रामलीला, फिर है हमारा कुटियाट्ट संस्कृत थिएटर, रम्मन 2009 में सम्मिलित किया गया, मुडियेट्टू कालबेलिया नृत्य, ठीक है, कालबेलिया नृत्य। अब बताइए कमेंट करके मुझे, आप फटाफट से बताइए, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। कालबेलिया नृत्य हमारा किस राज्य में होता है, ठीक है,
ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध पठार, संगीतन और पंजाब के ठठेरों द्वारा, देखो पंजाब के ठठेरों द्वारा पीतल व तांबे के बर्तन, और नवरोज त्योहार, योग और कुंभ मेला, ठीक है। तो ये सब हमारे यूनेस्को की सूची में है। अब आगे चलते हैं हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा की मुख्यतः 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं जिन्हें खंड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दर्शन कौन कौन से हमारे वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि हैं इसके प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि हैं। न्याय दर्शन गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद हैं। मीमांसा जैमिनी हैं। और वेदांत के हैं हमारे बादरायण हैं। अब हम अन्य दर्शनों के बारे में बात करेंगे। कुछ अन्य दर्शन भी हैं, इनमें मुख्य हैं बौद्ध, जैन और चवार्क। सबसे पहले हमारा बौद्ध दर्शन। इस दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख, मुख से मुक्ति और निर्वाण के मार्ग को बताता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन का विभाजन हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में हुआ है। बौद्ध दर्शन जो साहित्य है इसमें जातक कथाएं, विनय पटक, सुत पटक और अध्यम्य पटक के मिलते हैं। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, भारतीय इतिहास में, तो वहाँ पर जा करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो पड़ी होगी वहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, शायद आपकी थर्ड और फोर्थ वीडियो है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर भारतीय इतिहास देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म को संचालित करने वाले 24 तीर्थकों में से एक 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। जैन दर्शन त्रिरत्न की बात बताई गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब बात करते हैं चरवाक दर्शन की। तो चवार्क जो दर्शन है वो चवार्क के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह जो दर्शन है यह शुद्ध भौतिकवादी दर्शन है, मतलब भौतिक युग में जीता है, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते। बहुत जो समान अभी सबसे बात अभी चल रही है उसमें ये चलता है दर्शन। यह सिर्फ प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, अप्रत्यक्ष की कोई भी बात नहीं करता है। अब हम बात करेंगे हम जो भारतीय सिनेमा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता रहता है अक्सर करके। तो भारतीय सिनेमा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय सिनेमा के बारे में पढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर लिख दीजिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। चलचित्र की अवधारणा भारत के लुइयर बंधु लाए थे, ठीक है। दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1913 में पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। दादा साहब फाल्के नहीं, भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। देखो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, पर बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। आगे चलते हैं हम लोग। दे दे खुदा के नाम पर। देखो दे दे खुदा के नाम पर भारत के सिनेमाई इतिहास में रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला गीत था, ठीक है। सबसे पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर। आगे चलते हैं हम लोग। फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 पारित किया, ठीक है। भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, इसका मुख्य कार्य सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन BFC या भारत के सेंसर बोर्ड के संविधान और कार्यशैली को निर्धारित करना था। आज भारतीय सिनेमा भारतीय मूल्यों के वैश्विक प्रसार का एक साधन बन गया है। इसका अन्य देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे जो सिनेमा चल रहा है उसमें क्या है, भारत के मूल्य दिखाए जा रहे हैं, मतलब भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, ये सब ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे लोग अभी आज के टाइम पर आचरण कर रहे हैं वो सब भारतीय सिनेमा में हमारा झलकता है। अब बात करेंगे हम प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। सबसे पहले हमारा गणित। बीजगणित की तकनीकी और शून्य की अवधारणा की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। हड़प्पा नगर नियोजन की ज्यामितीय रेखा गणित इत्यादि का प्रयोग देखने को मिला है। गणित पर आधारित सबसे आरंभिक पुस्तक 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बौधायन द्वारा लिखित सुलभ सूत्र थी। कौन सी थी? सुलभ सूत्र थी, ठीक है। आगे बात करें, सुलभ सूत्र में पाई और पाइथागोरस प्रमेय के समान कुछ अवधारणाएं मिलती हैं। अब देखो प्रमुख गणितज्ञ के बारे में बात करेंगे और इन्होंने कौन कौन सी खोजें की हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे आर्यभट्ट हैं, इन्होंने हमारी जो रचना की थी वो की थी आर्यभट्टियम।
ब्रह्मगुप्त हैं, इन्होंने की थी ब्रह्म सिद्धिका। भास्कराचार्य, इन्होंने की थी सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। अब बात करेंगे हम औषधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? औषधि के बारे में। तो भारत में जो धन्वंतरी हैं वो औषधि मतलब चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अथर्ववेद की पहली पुस्तक अथर्ववेद क्या थी? पहली पुस्तक थी जिसमें जो है रोग, उपचार और औषधि के बारे में उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रोग और उपचार और चिकित्सा से रिलेटेड पहली पुस्तक कौन सी थी? तो अथर्ववेद थी। महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात कर लें, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जो थी चरक द्वारा रचित थी और सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा रचित थी। चरक संहिता में आयुर्वेद चिकित्सा का से संबंधित है और ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अब बात करेंगे भारत के मेले और त्योहारों के बारे में। आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और पेपर में अक्सर करके इसमें से क्वेश्चन बनता रहता है। आस्था और भावनाओं को प्रकट करने का शाश्वत माध्यम होने के कारण मेले व त्योहार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। आप अच्छे से जानते होंगे इससे क्या हमारा धर्म दिखता है, ठीक है, भावनाएं दिखती हैं मेलों के द्वारा, त्योहारों के द्वारा। विभिन्न धर्म और संप्रदाय में ये विभिन्न तरीके से अभिव्यक्त किए जाए। मतलब कोई धर्म, बहुत से त्योहार ऐसे होते हैं कि किसी जगह पर किसी और नाम से और किसी और तरीके से भी मनाया जाता है वही दिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी त्योहारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है दिवाली। हिंदू त्योहारों में दिवाली, होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा और दुर्गा पूजा। मुस्लिम त्योहारों के नाम याद कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, ईद, मुहर्रम और शब ए बारात। ईसाई त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे। सिख त्योहारों के बारे में बात करते हैं, गुरु पर्व, माघी मेला और लोहड़ी। जैन पर्व के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, महावीर जयंती, प्यूषण पर्व, महामस्तकाभिषेक और ज्ञान पंचमी, ठीक है। तो देखिए मोस्टली सभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो थोड़े से जो नाम आपको नए लगे उनको बार बार देखिए, ठीक है, या फिर लिख लीजिए। अब बात करेंगे बौद्ध त्योहारों के बारे में। देखो इसमें क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है, जुताई उत्सव है, हेमिस गोम्पा है और लोसर उत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब सिंधी त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं, चालीहो साहिब और चेटी चांद, ठीक है। पारसी त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं, नवरोज, ये कई बार पेपर में पूछा गया, नवरोज किसमें मनाया था? तो पारसी उत्सव है ये। अब बात करेंगे हम उत्तरी पूर्वी भारत के त्योहारों के बारे में। सागा दावा ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो किस एरिया में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये हमें याद रखना है। लोसुंग त्योहार ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार ये भी असम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा में। चिरोवा त्योहार मणिपुर में। कुछ अन्य भी त्योहार हैं जैसे कि हमारा ओणम केरल में और नव कालेबारा उत्सव उड़ीसा में। अब बात करेंगे मेलों के बारे में, कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देख लेते हैं मेलों के बारे में। कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला, तो जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है। कहाँ का लगता है? 4 जगह पर लगता है कुंभ का मेला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद में लगता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। महाराष्ट्र में जो लगता है वो नासिक में लगता है। और उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार में लगता है। तो ये 4 राज्यों में लगता है, ठीक है। सोनपुर मेला ये बिहार में लगता है। नव विचित्र मेला गुजरात में लगता है। एक सेकेंड, लाजी मेला गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में लगता है। सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। गोवा कार्निवाल हमारा गोवा में लगता है। सालासर मेला हमारा राजस्थान में लगता है। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। अब देखिए आपको ये कमेंट करके मुझे बताना, ये भी क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि नौचंदी का जो मेला है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है? बटेश्वर मेला आगरा उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो है भारत की कला और संस्कृति के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।